वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 21 मई 2020 है, दिन है थर्सडे। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग कोट। द बेस्ट वे टू चीयर योर सेल्फ अप इज टू ट्राई टू चीयर समबडी एल्स अप। इसका मतलब यह है कि अगर आपको खुश होना है तो इसकी एक दवाई ये है कि किसी और व्यक्ति को खुश कीजिए। राइट, दूसरों की खुशी में आपको पता चलेगा कि आपको एक इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन जो हम कहते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब किसी को हंसाते हैं, तब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हैं आप भी उतने ही खुश होते हैं। आपका कोर जो है, आपकी जो हम कहते हैं रूह या फिर सोल जो है, वो भी कहीं ना कहीं खुश होती है। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ ने एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर इस स्मार्ट कोर्स को बनाया है। सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए प्री और मेंस दोनों पोर्शन को कवर करता है ये स्मार्ट कोर्स। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की PDF मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विथ मी देन दिस इज माय FB पेज। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। हेल्थ के साथ जुड़े हुए आर्टिकल्स हैं, कोरोना वायरस के साथ जुड़ा हुआ आर्टिकल है, डिफेंस के साथ जुड़ा हुआ आर्टिकल है, चाइना के साथ जुड़ा हुआ आर्टिकल है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को हमें एनालाइज करना है, समझना है। तो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन। वक्त हमारे पास बहुत ही limited है। Working safely, opening up economic production from a lockdown even partially when the COVID-19 pandemic has not peaked in the country possesses an extraordinary challenge. Definitely हम एक बहुत ही extraordinary catch-22 situation कि क्या करें, ये करें या फिर वो करें, ऐसी सिचुएशन में हम आज खड़े हुए हैं। एक तरफ कोरोना वायरस की कोई दवाई नहीं है, धीरे धीरे ये स्प्रेड हो रहा है। हमारे देश में 1 लाख से भी ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। दूसरी तरफ एक लंबे टाइम से इकोनॉमी जो है, हमारा देश जो है वो बंद था, लॉकडाउन में था। तो अब पार्शियली इसको हटाया गया है लॉकडाउन को। और आपने देखा होगा कि आपके आसपास नेबरहुड में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घर के बाहर निकल रहे होंगे कुछ ना कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए, या फिर अपना वर्क जो है, अपना काम जो है, बिजनेस प्रोफेशन या फिर जॉब्स पर जा रहे होंगे। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज हमारे सामने है। एक तरफ हमें लाइवलीहुड को बचाना है, हमारी रोज़ी रोटी को भी मेंटेन करना है, और दूसरी तरफ हमें जीवन को भी बचाना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, थिंक सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा। और बिहेवियरल चेंज जो है, यही एक इसका रास्ता है। अगर आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो उनके साथ नज़दीक नहीं, लेकिन लगभग 1 मीटर या फिर उससे ज़्यादा का फासला रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस जो हैं, बस इतनी चीज़ों को अगर हम फॉलो करें तो आई थिंक एक हद तक हमारे आसपास हम एक शील्ड तैयार कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, किसी व्यक्ति के साथ अगर आप इंटरेक्ट करते हैं तो 1 मीटर, मिनिमम 1 मीटर का फासला रखिए। फिर किसी सरफेस को आपने टच किया है तो मेक श्योर कि आप अपने हाथ जो हैं उसको साबुन से अच्छी तरीके से धोइए। अगर साबुन अवेलेबल नहीं है फॉर वट एवर रीज़न, तो फिर आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी आँख, माउथ, नोज़ को टच करने से पहले अपने हाथ धोइए। यूज्ड टिश्यूज़ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डेजिग्नेटेड डस्टबिन में ही फेंकनी चाहिए। फिर जो एक हम कहते हैं कि स्नीजिंग और कफिंग एटिकेट्स, तो इसको फॉलो करना। मेक श्योर कि हमेशा मास्क पहने रहें, खास करके पब्लिक प्लेसेस में। और हैंकरचीफ है, टिश्यू है, इसका इस्तेमाल करिए इफ़ यू आर फीलिंग लाइक स्नीजिंग या फिर कफिंग के टाइम पर यू हैव टू कवर योर माउथ ऑफ कोर्स। और मास गैदरिंग जो है, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड कीजिए। एक दुखद चीज़ है, न्यूज़पेपर्स में तो शायद हमें ये पढ़ने को ना मिले, लेकिन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन अगर आपने किया हो तो बहुत सारी जगहों पर, TV चैनल्स पर आपने अगर देखा हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि मीन्स लोग ये भूल गए हैं कि कोरोना वायरस जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ लॉकडाउन को हमने पार्शियली बंद किया है या फिर पार्शियली हटाया है। तो बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे गाँव में, बहुत सारे टाउन्स में लोग जो हैं वो एक साथ मार्केट में देखने को मिले थे। एक बड़ी भीड़ हमें देखने को मिली थी, और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मुझे ये लगता है, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, आई होप कि मैं इसमें गलत हो जाऊं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब नंबर्स जो हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, और ज़्यादा लोग जो हैं वो कोरोना वायरस की चपेट में आएंगे, और ज़्यादा हमें ऑन ऑफ लॉकडाउन्स फेस करने पड़ सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस हो या फिर कोई स्पेसिफाइड सेक्टर्स हो, तो उसमें स्टाफ
के अटेंडेंस की लिमिट जो है लीगली परमिटेड सीलिंग को 50% कर दिया है, यानी कि अगर आपकी ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं तो 50 लोग जो हैं वो ऑफिस में आकर काम कर सकते हैं, बाकी के लोग जो हैं वो घर से काम करेंगे। तो धीरे धीरे ये सीलिंग जो है उसको सरकार ने इंक्रीज़ किया है और यही एक बेस्ट रास्ता है। बहुत सारी कंपनीज ने तो वर्क फ्रॉम होम जो है वही उसी चीज़ को एक लॉन्ग टाइम के लिए 1 साल 2 साल 3 साल या फिर परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम का मॉडल जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की सोच रही है बहुत सारी कंपनी, और बहुत सारी कंपनी ने तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ऑलरेडी कर दिया है। गवर्नमेंट बताती है कि आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करें। अब मुझे नहीं पता है कि इसका कोई ऐसा थरो डेटा नहीं मिला है कि इससे हमें कितना फ़ायदा होगा, लेकिन बेटर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने से कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, राइट? इट इज़ फ्री, तो वाई नॉट यूज़ इट। तो पता नहीं इसका फ़ायदा है नहीं है, लेकिन लेट्स गिव इट ए गो, राइट? अगर आपको बाहर जाना रहता है, ऑफिस में कहीं पर जाना है, तो मेक श्योर आप इसका इस्तेमाल करें, ताकि अगर कोई व्यक्ति क्वारंटीन है या फिर कोरोना वायरस से अफेक्टेड हैं तो उनका डेटा जो है मीन्स वो अगर आपके नज़दीक आएंगे तो आपको इससे अलर्ट मिल जाएगा होपफुली। तो इस प्रकार से हम एक नया बिहेवियर जो है वो हमें डेफिनेटली अडॉप्ट करना होगा, यही इसका एक रास्ता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, दिस वन इज अबाउट ए होल इन द होल। लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ डियर फ्रेंड्स के सारी जो हमारी एनर्जी है, हेल्थ सर्विसेज की जो एनर्जी है वो हमने कोविड-19 में इन्वेस्ट कर दी, और नॉर्मल हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं उसको एक टाइम बिंग के लिए लगभग 2 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। एज यू नो कि अब लोगों को परमिशन है, आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, और आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट और फिर बड़े शहरों से गांव, गांव से बड़े शहर जा पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि केसेस जो हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो अब हमें ये जो एक चीज़ हमें देखने को मिली कि हमने सारी एनर्जी जो है वो कोविड-19 में इन्वेस्ट कर दी और बाकी की सर्विसेज जो हैं उसको ऐसे ही छोड़ दिया अपने हाल के ऊपर। तो दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। नेशनल हेल्थ मिशन का जो आंकड़ा है उसके ऊपर नज़र डालें तो इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम, फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, फिर HIV, ट्यूबरक्लोसिस और दूसरे जो ऐसे डिजीज़ हैं तो उनकी दवाई टाइम पर लोगों को नहीं मिल रही थी। फिर जो दूसरे क्रोनिक कंडीशंस के लिए जो मेडिकल सपोर्ट चाहिए तो वो भी टाइम पर नहीं मिला बिकॉज ऑफ कोविड-19 में ही हमने सारी एनर्जी जो है वो डाइवर्ट कर दी थी। एक और दो आर्टिकल्स हैं हेल्थ को लेकर, लेकिन यहाँ पर बेसिक इस आर्टिकल में जो चीज़ है वो यही है कि भले ही हमने कितना बड़ा पैकेज क्यों ना डिक्लेयर किया हो, भले ही हम कुछ भी क्यों ना करें, लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो मल्टी लेयर्ड होना चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये तीनों लेवल पर हमें बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी, और बेस्ट सर्विसेज के साथ साथ रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड करने होंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए चाहिए हमें ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल, जिसके बारे में हम इस आर्टिकल में डिस्कशन करेंगे। हाउ पब्लिक हेल्थ बूस्ट्स एंड इकोनॉमी, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का कि ये कहना है, और ये बात सच भी है कि ग्रेट डिप्रेशन, बताइए ग्रेट डिप्रेशन जो है वो कब आया था, वो साल जो है, ईयर जो है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ग्रेट डिप्रेशन जो है उससे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें इस लॉकडाउन की वजह से या फिर कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में देखने को मिलेगी। और 20 लाख करोड़ रुपए का जो हमने पैकेज डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने, तो इसका भी काफ़ी सारे इसके आगे के आर्टिकल्स में भी ये बात है कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने इस 20 लाख करोड़ रुपीस का जो पैकेज है उसके बारे में काफ़ी नेगेटिव बातें बताई है कि एक्चुअली ये 10% ऑफ GDP नहीं, गवर्नमेंट ने सिर्फ 1 या 2% जितना हमारा GDP का जो एक अमाउंट है वही इंजेक्ट किया है, बाकी के जो हैं वो लोन गारंटीज और इन सारी चीज़ों के ऊपर हैं। Anyway, the 20 lakh crore package recently announced includes proposals to prevent and respond to future pandemics. फ्यूचर में ऐसे कोई भी पैंडमिक्स जो हैं उससे हम कैसे बच सकें, इसको प्रिवेंट कर सकें, इसके बारे में भी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है। दिस इंक्लूड स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करना। फिर हॉस्पिटल जो हैं डिस्ट्रिक्ट के हर एक ब्लॉक्स में, ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल्स, इन्फेक्शियस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल्स, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़ आप कह सकते हैं। फिर लेबोरेटरी का नेटवर्क जो है उसको स्प्रेड करना। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि
एक वेल बैलेंस्ड हमारे पास सिस्टम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 आए और बाकी के जो भी डिजीज़ेस हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का फोकस ही ना हो या फिर उनको किसी भी प्रकार का सपोर्ट ही प्रोवाइड ना किया जाए। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हमारे सदर्न स्टेट्स को अगर देखें, फॉर एग्जांपल केरला, तो केरला से हम क्या सीख सकते हैं? केरला से हम यही सीख सकते हैं कि अगर आपने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक ईंट जोड़कर एक पैलेस बनाया है तो वो आपको मुसीबत के टाइम पर काम आ सकता है। आप ऑल ऑफ द सडन एक कई बार हम ये सोचते हैं, खास करके ये चीज़ आपने एग्जामिनेशन के टाइम पर ऑब्जर्व की होगी, कुछ चीज़ें आप छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि एग्जामिनेशन की अगली रात को इमरजेंसी टाइम पर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी शायद आपके अंदर होगी और उस टाइम पर आप सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। हर बार ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि प्लानिंग जो है एक बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है। अगर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे आपकी हेल्थ सिस्टम को बिल्डअप करना हो, तो एक सालों से जिस स्टेट्स ने, जिन देशों ने हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप किया था, तो वो सारे देश या फिर वो सारे स्टेट्स जो हैं इस कोविड-19 को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाए। और सिर्फ कोविड-19 को नहीं, कोविड-19 के साथ साथ जो दूसरे डिजीज़ेस हैं, जिनसे पीड़ित दूसरे जो लोग हैं, उनको भी पता नहीं चला, वो दूसरी हॉस्पिटल्स में थे, उनको जो रेगुलर सर्विसेज हैं वो मिलती रही। तो ये एक सक्सेसफुल मॉडल है, राइट? इसको हमें फॉलो करना है, हमारी कैपेसिटी को हमें धीरे धीरे डेवलप करना है। अब ये कैपेसिटी हम कब डेवलप कर सकते हैं? देखिए, मटेरियल जो है वो हमारे पास होना चाहिए। मटेरियल के लिए आपको चाहिए पैसे, तो गवर्नमेंट को पैसे प्रोवाइड करने होंगे और सिर्फ पैसों से या फिर रिसोर्सेज से कुछ नहीं होगा। रिसोर्सेज में पिरामिड के टॉप पर बैठते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स क्या आप एक दो दिन में, एक साल में डॉक्टर्स क्रिएट कर पाएंगे? नहीं, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी डॉक्टर्स के लिए, राइट? ताकि आप एजुकेशन में जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, स्किलिंग में, एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्ट करना है, तो वो करेंगे। इसी के साथ सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, आपको मेडिकल स्टाफ भी चाहिए, नर्सेस चाहिए, फिर ट्रेंड नर्सेस, फिर वे सारे लोग जो कुछ बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ नर्सेस हैं, तो अगर 10 साल का उनका नर्सिंग का एक्सपीरियंस है, तो वो एग्ज़ाम देकर उनको आप राइट वर्ड तो मुझे नहीं पता है, टेक्निकल वर्ड, लेकिन आई वुड से समझने के लिए हैं एक प्रकार के सेमी डॉक्टर्स, यानी कि छोटी बड़ी बीमारी जो है, क्योंकि 10 साल का इनका एक प्रैक्टिकल अनुभव है मेडिकल फील्ड में, और एग्जामिनेशन वो देते हैं, तो एग्जामिनेशन के बाद वो एक प्रकार के सेमी डॉक्टर्स बन सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े डिजीजेस जो हैं उनको वो, उनके लिए दवाई और ये सारी चीज़ें वो दे सके। तो इस प्रकार के एक्सपीरियंस्ड लोग जो हैं वो हर जगह पर हम स्प्रेड कर सकते हैं। तो इससे भी फ्यूचर में जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं और नॉन इन्फेक्शियस जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनको भी हम एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और हमें इसमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच भी रखना होगा। What is needed is adequate investment in creating health system that can withstand any kind of public health emergencies. हमें एक ऐसी हेल्थ केयर सिस्टम को डिज़ाइन करना है जो किसी भी प्रकार की हेल्थ इमरजेंसीज को हैंडल कर सके, और इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी अचीव करने में हमारी मदद कर सके। तो ये चीज़ कैसे हो सकती है? ये चीज़ तब हो पाएगी जब 15th फाइनेंस कमीशन, जिसने हेल्थ सेक्टर को एक इम्पोर्टेंस दिया है, अब वक्त है कि 15th फाइनेंस कमीशन जो अपना फाइनल रिकमेंडेशन तैयार कर रहा है, तो इसमें हेल्थ केयर के लिए स्टेट्स को और ज़्यादा पैसे दिए जाए, क्योंकि हेल्थ भी जो है वो स्टेट का एक सब्जेक्ट है। तो हेल्थ सिस्टम को डेवलप करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये तब हो पाएगा जब स्टेट के पास पैसे होंगे। 20th सेंचुरी में जो इकोनॉमिस्ट थे वो हेल्थ को एक नेगेटिव तरीके से देखते थे, वो इसको एक कॉस्ट के तौर पर देखते थे, वो इसको एक खर्च के तौर पर देखते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने ये बहुत ही पहले समझ लिया कि हेल्थ खर्च नहीं है, ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। जब आप पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके देश में कम लोग बीमार होते हैं। कम लोग बीमार होने का मतलब है उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। तो ये एक प्रकार का बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है कि आप हेल्थ में जब इन्वेस्ट करेंगे तो लोगों की प्रोडक्टिविटी जो है वो अप होगी। जिस देश में हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कम होता है उसमें प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। फॉर एग्जांपल जापान की बात करें तो जापान है, फिर फ्रांस है, देन यू हैव यूएसए, साउथ कोरिया, कोस्टा रिका। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट भी है। WHO कमीशन ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ 2001, फिर दो इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी इन्वेस्टिंग इन हेल्थ 1993 एंड 2013। तो इसमें भी ये
चीज़ को ये हाइपोथेसिस, ये रिसर्च प्रूव हुई है कि जिन देशों में, जिन सोसाइटीज़ में हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उन देशों में लोग जो हैं वो कम बीमार होते हैं और वेल्थ जो है वो भी जनरेट होती हैं। 2013 का रिपोर्ट है कि भारत जैसे देश जो हैं लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़, तो इन देशों में अगर हेल्थ में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इसका रिटर्न उनको 99 से लेकर 20 फोल्ड, यानी कि 9 से 20 गुना रिटर्न जो है उनको मिलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो डायरेक्टली आपको क्वांटिटी में शायद भले ही देखने को ना मिले, लेकिन क्वालिटेटिव वाइज जो है वो आपको महसूस होने लगता है कि आपका जो देश है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होता जा रहा है। तो प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए हमारे देश में यंग पॉपुलेशन है। अगर यंग पॉपुलेशन कम बीमार होगी, अगर वो अपने हेल्थ के पीक पर होगी, तो वो ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा हेल्थी, ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर पाएंगे, कम छुट्टियां होंगी उनकी, सिक कॉल्स और ये सारी चीज़ें कम होगी। और हर एक व्यक्ति, अगर लेट्स से आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि हमारे देश के जो यंगस्टर्स हैं, हर एक व्यक्ति सिर्फ 1% अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, तो कितना उसका एक कंपाउंड इम्पैक्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर कितनी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, जस्ट इमेजिन। तो ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं ओनली थ्रू हेल्थ, एजुकेशन और स्किल। ये तीन चीज़, ये एक गोल्डन ट्राइंगल हमें बनाना ही पड़ेगा। एक तरफ है हेल्थ, एक तरफ है एजुकेशन और एक तरफ है स्किलिंग। ये जब गोल्डन ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगा, तब हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे यंगस्टर्स की प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। इसके साथ हम देश में बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएंगे, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट्स हों। और जब हमारे डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट अगर हम फुलफ़िल कर पाएंगे, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हम ग्लोबल लेवल पर भी सप्लाई कर सकते हैं, चाहे अगेन डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, ट्रेंड स्टाफ हो, या फिर मटेरियल या फिर मेडिकल इक्विपमेंट से क्यों ना हो, राइट। Innovative health technologies and inexpensive pharmaceutical products can be created at scale for domestic use and global export. हम ये चीज़ कर सकते हैं। अगर हम दवाई में इतने आगे हैं, तो हम मेडिकल इक्विपमेंट में भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कल्चर तैयार करना होगा, राइट। कल्चर ऐसा कि मेडिकल स्कूल्स जो हैं और इंडस्ट्रीज़ जो हैं, तो मैनेजमेंट और मेडिकल स्कूल्स, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज हमें क्रिएट करना होगा। और इतिहास हमें दिखाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे देश हैं। कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे, याद है आपको, कि यूनाइटेड किंगडम में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर भी बहुत कम लोगों की मृत्यु हुई थी, क्योंकि हेल्थ सर्विसेज जो हैं उनको काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोवाइड की जा रही थी। जापान ने भी 1960s के टाइम पर हेल्थ के ऊपर जोर देने की शुरुआत कर दी। और जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कोस्टा रिका एक ऐसा देश है जिन्होंने डिफेंस में एक्सपेंसेस को बंद कर दिया और सारी चीज़ें जो हैं वो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, स्किलिंग के ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया। हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर को तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा नेबरहुड जो है वो थोड़ा अलग है, लेकिन हम हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ पैसों से कुछ नहीं होगा, आपको नॉलेज भी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, टाइम और एनर्जी भी इन्वेस्ट इसमें करनी पड़ेगी। तब जाकर हम एक ऐसा देश बन पाएंगे कि किसी भी प्रकार का पेंडेमिक हो या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ क्यों ना हो, तो हम इसको आराम से हैंडल कर सकें। बैकिंग द एंजल्स इन वाइट कोट्स, अगेन ये हेल्थ के ऊपर है। नेवर सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैव वी सीन द साइज, स्केल एंड ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ दिस लॉकडाउन। वर्ल्ड वॉर के बाद शायद पहली बार या फिर उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो लॉकडाउन की वजह से हमें लोगों के जीवन के ऊपर देखने को मिली है। हमारे देश में कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और कोविड-19 से ज़्यादा तो लोग जो हैं वो अब दूसरे इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो बंद हो जाएंगे। और डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट समवेयर अराउंड 24% जितना चल रहा है, राइट। तो इश्यूज जो हैं वो काफ़ी बढ़ सकते हैं। एनीवे, भारत की हॉस्पिटल्स की बात करें, नर्सिंग की बात करें, तो दुनिया के अलग अलग मीन्स, डू यू नो कि हमारे देश की एक खासियत है, इस आर्टिकल में उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन उसको कहते हैं मेडिकल टूरिज़्म। एक बहुत बड़ी इनकम हमें मिलती है मेडिकल टूरिज़्म से। दुनिया के 145 देशों में से लोग जो हैं यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते रहते हैं। बहुत सारी हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे, देन यू विल फाइंड वहाँ पर जो टेस्टिमोनीज होती हैं कि कितने लोग अच्छे हो गए, और डॉक्टर्स के रिव्यूज़ और हॉस्पिटल्स के रिव्यूज़ जो हैं वो बड़े बड़े बोर्ड्स हॉस्पिटल के अंदर होंगे। तो वहाँ पर आप पाएंगे कि फ़ॉरेन के अलग अलग देशों के लोग जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया, अफ्रीका के बहुत सारे देश, वेस्ट एशिया एंड सो मेनी कंट्रीज,
तो दुनिया के अलग अलग देशों के लोग जो हैं वो भारत आते रहते हैं, क्योंकि भारत के डॉक्टर्स, यहाँ पर हॉस्पिटल्स दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और ये जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, और हमारे देश में गरीबी भी ज़्यादा है, तो हर एक व्यक्ति जो है वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और हमारे देश में दुखद है कि लोगों को अपनी प्रॉपर्टी, अपना एसेट जो है, जो भी मकान है या फिर ज़मीन है, तो ये चीज़ भी उनको बेचनी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ दिस सीवियर डिजीज़। और ये आज भी एक रियलिटी है। आयुष्मान भारत के आने के बाद भी ये चीज़ जो है वो ऐसा नहीं है कि ऑल टुगेदर ख़त्म हो गई है। एनीवे, बैकिंग द एंजल्स इन वाइट कोट्स, ये डॉक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए एक कैसे हमें सपोर्ट करना चाहिए, इसके ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल है। इंडियन हॉस्पिटल्स एंड 60,000 नर्सिंग होम्स इन द प्राइवेट सेक्टर हैव लुक्ड आफ्टर 68% ऑफ इंडियाज़ हेल्थ केयर नीड्स। हमारे यहाँ पर कॉस्ट भी बहुत कम है, इसलिए लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। 1/10 ऑफ इंटरनेशनल कॉस्ट होता है यहाँ पर मेडिकल सर्जरीज और इन सारी चीज़ों का। भारत के 1.4 यानी कि 14 लाख जितने डॉक्टर्स और उनसे भी ज़्यादा नर्सेस जो हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों में हैं, और आज दुनिया की अलग अलग हेल्थ केयर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस हैं। और एक तरफ हम डॉक्टर्स और नर्सेस को, ह्यूमन रिसोर्सेस को एक्सपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट हो जाते हैं वो लोग, और दूसरी तरफ हमें PPEs, मेडिसिन, टेक्नोलॉजीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। तो ऐसी सिचुएशन क्यों है? ऐसी सिचुएशन इसलिए है क्योंकि हमने PPE की बारे में बात करें तो PPE या फिर जो API है, लेट्स फॉरगेट अबाउट PPE जो है वो चाइना का एक डोमिनेंस है इसमें, इस किट में। API की बात करें तो 1999 के टाइम पर हमारी कुछ पॉलिसीज़, हमारी नीतियाँ ऐसी रही कि हमने API के ऊपर जोर नहीं दिया, और इसीलिए आज हमें ये रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से और दूसरे देशों से, चाइना, उसके बाद इटली, उसके बाद USA से हम चीज़ें जो हैं वो API जो है वो मंगवाते हैं। तो अब हमें ये चीज़ बदलनी होगी। कोरोना वायरस ने हमें यह दिखा दिया है कि हम एसेंशियल चीज़ों के लिए दूसरे देशों के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तो अब चीज़ों को बदलने के लिए वी वुड नीड फ्लेक्सिबिलिटी, रिसोर्सेस और नॉलेज। अब ये चीज़ अचीव करने के लिए सरकार को कुछ चेंजेस करने होंगे। फॉर एग्जांपल, इस आर्टिकल में ये बताया है कि सरकार को GST जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर, मेडिकल सर्विसेज के ऊपर 0% GST का स्लैब जो है वो इनके ऊपर लगाना चाहिए। हॉस्पिटल्स को पैसे प्रोवाइड करने चाहिए, और इसी के साथ साथ एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, या फिर एक 3 सालों के लिए एक अलग से फ़ंड क्रिएट किया जाए कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो इस फंड का इस्तेमाल अपने डेवलपमेंट और एक्सपांशन के लिए कर सकें, ताकि हम एक रोबस्ट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने हेल्थ केयर के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अब एक अलग टॉपिक को डिस्कस करते हैं। दिस वन इज़ अबाउट डिफेंस। डिफेंस की बात करें तो हमारा देश जो है टॉप इम्पोर्टर्स में से एक है। एक ऐसा वक्त था जब हम सबसे टॉप लिस्ट पर थे। लगभग दुनिया का 12% जितना ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट जो है वो हम करते थे, लेकिन अब हम इस रैंक में थोड़े पीछे आ गए हैं, क्योंकि दूसरे देश कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना डिफेंस इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है। 2018-19 में एक दूसरा देश जो है वो हमें ओवरटेक कर गया, लेकिन आज भी भारत जो है ग्लोबल डिफेंस इंपोर्ट्स का 9% का शेयर जो है, चंक जो है वो हमारा है। तो बताइए ये नंबर 1 पोजीशन के ऊपर कौन सा देश है? ये आपके लिए आज का एक दूसरा क्वेश्चन है। नाउ द थिंग इज कि दूसरे देशों के ऊपर वेपन्स के लिए, हथियारों के लिए, फिर स्पेयर पार्ट्स के लिए, और यहाँ तक कि गोलियाँ जो हैं, एम्यूनिशंस जो हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर हम दूसरे देशों के ऊपर रिलाई करते हैं, डिपेंडेंट हैं, तो ये हमारी एक वीकनेस साबित हो सकती है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। 1999 का जो कारगिल वॉर था, तो उस टाइम करके आपको पता है कि USA ने GPS की फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी हमारे लिए बंद कर दी थी। तो हमारे प्लेन्स जो हैं वो GPS, जो एयर जेट फाइटर जेट्स हैं, वो GPS का कितना इस्तेमाल, मीन्स कितना उपयोग होता है उसमें, लेकिन वो फैसिलिटीज़ हमारे लिए बंद कर दी थी। सेम थिंग इराक में जब USA ने युद्ध किया तो उस टाइम पर USA ने GPS सिस्टम बंद कर दी, और उसमें कुछ चेंजेस इस प्रकार के किए थे। ये कहीं पर मैंने कुछ सालों पहले पढ़ा था कि इराक के फाइटर जेट्स जो हैं वो आसमान में जाते थे, और गलत उनके पास ये GPS का डेटा था, तो वो फिर अपने ही शहरों, अपनी ही मिलिट्री के ऊपर वो बम्बार्डिंग करने लगे थे, राइट। तो
दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल। आप सोचिए कि किसी देश के साथ युद्ध जैसी सिचुएशन हो गई है और दूसरा देश जहाँ से हम डिफेंस प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं वो देश हमें ये सारी चीज़ें सप्लाई करने से मना कर दे, तो उस टाइम पर हमारी सिचुएशन क्या होगी। तो आज डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो है DPP 2020, और इसके साथ हमारे पास हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो अब ये दोनों चीज़ें, एक पॉलिसी प्रोसेस और डिफेंस स्टाफ मिलकर हमारे देश में इंडिजीनियस, यानी कि हमारे देश में ही हम डिफेंस इक्विपमेंट्स तीनों फोर्सेस के लिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए हम प्रोड्यूस करें, बेस्ट चीज़ें प्रोड्यूस करें। लेकिन ये रातों रात चीज़ें जो हैं वो नहीं हो सकती। एक अच्छी बात यह है कि हमारे देश में प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, और दुनिया के जो बड़े बड़े डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फिर दुनिया के बड़े बड़े इक्विपमेंट्स को, ये छोटे बड़े इक्विपमेंट्स हमारे प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो सप्लाई करते आए हैं। तो हमारे पास ऐसे सप्लायर्स हैं, भले इनकी साइज़ आज स्मॉल क्यों ना हो, छोटी क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे देश में हम इंडिजीनियस चीज़ों को प्रोड्यूस करने लगेंगे, डिफेंस प्रोडक्ट्स को, तो धीरे धीरे इनकी साइज़ भी बढ़ती जाएगी और इनका एक्सपीरियंस और वैरायटी भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि दुनिया के जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स के बारे में बात करें, क्वालिटी कमिटमेंट के बारे में बात करें, तो फॉरेन क्लाइंट्स जो हैं वो इनको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, हमारे प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, इसको भी इसमें एक बदलाव किया गया है, एंड दिस इज़ अ गुड थिंग। इसको कॉरपोरेटाइज किया जाएगा ताकि हम सेल्फ रिलायंट बन सके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और नई जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम खुद पैदा कर सकें। दैट्स अ गुड थिंग। और पिछले 5 सालों की बात करें, ओवर द पास्ट 5 years, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ओवर 200 डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल्स वैल्यूड एट 4 trillion rupees, but most are still in relatively early stages of process. I think ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक चीज़ें जो हैं एक लंबे टाइम तक स्ट्रेच होती रहती हैं। जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, तो उसको बनाने में लगभग 30 साल चले गए। तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये सारी चीज़ें कहीं ना मीन्स बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम जो मुझे दिखाई देता है वो ये भी है कि ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म। आप IAS ऑफिसर्स जो हैं वो डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं रादर दैन समवन फ्रॉम डिफेंस। तो ये एक बदलाव करने की भी आवश्यकता है। नाव दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इम्पोर्टेड वेपन सिस्टम जो हैं उसमें भी हमें ये करना चाहिए कि जो रिपेयर हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, वो धीरे धीरे हम यहाँ पर, लेट्स से आपने कोई एक गन इंपोर्ट की, तो अब उस गन की जो गोलियां हैं वो भी हमें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए। उसका प्रोडक्शन हमें इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होना होगा कि वो जो स्पेयर पार्ट्स हैं, उसके जो एम्यूनिशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे यहाँ पर प्रोड्यूस करें। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इससे सिर्फ ऐसा नहीं, प्रोडक्शन ही हमारा गोल नहीं है, हमारी जो कंपनीज हैं उनको भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा। आप सोचिए कि 10 लोग जो हैं, ऐसे लोग एंटरप्रेन्योर्स जो फ़िलहाल किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में यही जो लोग हैं वो 10 ऐसी अलग अलग फैक्ट्रीज हमारे देश में खोलेंगे, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की फैक्ट्रीज, और उनमें फिर काम करने वाले लोग फ्यूचर में और फैक्ट्रीज खोलेंगे। तो ये एक धीरे धीरे यहाँ पर एक एनवायरनमेंट, एक कल्चर जो है वो बनता जाएगा। तो दिस इज़ द थिंग दैट वी वांट, दिस इज़ द थिंग आई थिंक दैट इज़ मिसिंग। फिर एक आर्टिकल है, चाइना बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। कुछ टाइम पहले एक मीटिंग को एड्रेस करते हुए एस जयशंकर साहब ने यह बताया कि टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, ट्रेड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज की दुनिया का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि कुछ ही दिनों के बाद दुनिया जो है वो ऑल टुगेदर बदल जाएगी। कोविड-19 ने चीज़ों को फॉरएवर चेंज कर दिया है, बदल दिया है और एक नई रियलिटी में अब हम जी रहे हैं। देखिए, कोविड-19 लॉकडाउन से पहले भी हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। आपको याद होगा कि GST कॉम्पनसेशन को लेकर स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में तू मैं टाइप सिचुएशन हमें देखने को मिली थी, राइट। अब कोविड-19 आ गया, लॉकडाउन हुआ, उस दूसरी तरफ हमारे खर्च जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गए। गवर्नमेंट ने ये स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है। स्टिमुलस पैकेज के बारे में भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स के नेगेटिव ओपिनियन हैं। और दूसरी तरफ एक देश है चाइना। देखिए, चाइना ने एक लंबे टाइम से ग्लोबल डोमिनेंस का एक सपना साजा था, और 2017 में जब चाइना की ये कांग्रेस, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो एक 19वीं नेशनल कांग्रेस थी, तो उस टाइम पर भी चाइना ने ग्लोबल ऑर्डर में एक प्री एमिनेंस, यानी कि एक एक सुपीरियोरिटी
चाइना की दुनिया में एक सुपीरियोरिटी हो, तो ये सपना उन्होंने 2017 में बताया था। उसके बाद आप देखिए कि चाइना ने एक चाइना स्टैंडर्ड्स 2035 भी लॉन्च किया है। इसमें जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और दूसरे जो ऐसे हाई टेक बायोटेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसमें एक नया स्टैंडर्ड ऑल टुगेदर, जिसको वो कहते हैं चाइना स्टैंडर्ड्स 2035, तो एक बेंचमार्क उन्होंने सेट किया है। तो ये चाइना को एडवांटेज देगा। इसी के साथ चाइना ने अपनी फैक्ट्रीज़ को भी 100% स्टार्ट कर दिया है। एक लंबे टाइम से, लगभग 2-3 हफ्ते हो गए हैं कि उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज और सारी चीज़ों को 100% स्टार्ट कर दिया है। तो वे सारी मार्केट्स, फॉर एग्जांपल ऑटो मेकर्स की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की बात करें, तो हमारे देश की जो महिंद्रा, टाटा एक्सेट्रा जो भी कंपनीज़ हैं, तो ये सारी कंपनीज़ दुनिया के अलग अलग देशों में प्रोडक्ट्स सप्लाई करती हैं, लेकिन ये बंद थी। तो ये सारी जगहों पर भी चाइना की कंपनीज जो वो पहुंच गई हैं। तो एस दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल, राइट। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पर चाइना अर्ली बर्ड, यानी कि इनको लॉकडाउन से बाहर वो जल्द से जल्द निकले, तो ये एडवांटेज जो है वो भी चाइना उठा रहा है। तो ये हमारी जो दुनिया है, ये पोस्ट कोविड-19, ये एक अलग दुनिया होगी। और इसमें ऐसा लग रहा था कि चाइना जो है वो वीक हो जाएगा, चाइना बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना आज भी एक डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर है। डियर फ्रेंड्स, दिस आर फ्यू न्यूज़ आइटम्स, राइट। ये कल हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी, इज़न्ट इट, अम्फान के बारे में, और कैसे 2 अलग अलग नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं उसको एक साथ हमें टैकल करने की कैपेसिटी जो है वो तैयार करनी होगी। तो दिस इज़ अ क्लियर एग्जांपल। तो एक और इन्फोग्राफिक है, आप इसको PDF जो है वो मैंने शेयर कर दी है, डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.